Hello and welcome to all of you in this video. स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ जे आफ्टर 1947 का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले का लेक्चर नंबर 1 जो है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिस्ट्री ऑफ जे आफ्टर 1947 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा और उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको लेक्चर नंबर 2 जो है वो आगे ही का पढ़ाया जाएगा, पिछले का आपको रिकैप भी नहीं दिया जाएगा। तो उसको पहले आप ज़रूर देखें क्योंकि वो 20 मिनट्स का वीडियो है, उसको आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 2 पे जंप करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमने 2025 में कंप्लीट करी थी और जो सीरीज़ 2026 में चल रही है वो भी हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हो एमसीक्यूज़ फॉर्म में तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे क्योंकि 2025 में जितने भी जेएनके के एग्ज़ाम हुए हैं, जेकेएसएसबी ने करवाए हैं, उसमें जेएनके की जीके के सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 देखने आए हो तो लेक्चर नंबर जो 1 आप देख के ही यहाँ पे पहुँचे हो। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से सीज़ फायर लाइन को बनाया किया जाता है, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाई जाती है सीज़ फायर लाइन। तो आज हम आगे का क्या करने वाले हैं, आगे हम देखेंगे कि आगे उसके बाद क्या होता है। सीज़ फायर लाइन जब ड्रॉ हो गई उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी हम आगे जानेंगे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे मैंने जो मैप बनाया हुआ है, ये मैप हमारे जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको उस दिन कल क्या बताया था पहली क्लास में कि जेएनके बहुत बड़ा था अपने आप में। तो धीरे धीरे जेएनके रिड्यूस हो गया। जैसे कि मैंने बोला कि पार्टीशन के टाइम पे क्या था कि जो जेएनके के था वो ये वाला हिस्सा जो है ये भी हमारा ही हिस्सा था। पर जब एलओसी जब ड्रॉ कर दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको एलओसी के नाम से जानते हैं, एलओसी जो है वो आपकी पीओके और जेएनके के बीच में ड्रॉ करी गई है। ठीक है, इसको याद रखना। और ये कब ड्रा हुई, कैसे ड्रा हुई, उसका रीज़न जो है वो आपको लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा। ठीक है, तो ये थी वो एलओसी लाइन जो कि ड्रा है आपकी यहाँ पे। तो ये वाला जो रीज़न है पाकिस्तान पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना चाहता है और नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये पोर्शन हमारा जेएनके है और ऊपर वाला पोर्शन हमारा लद्दाख है और ये एलएसी है जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। और यहाँ पे भी आगे एक और भी पार्ट है सेक्शन वैली, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एलओसी की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में आपको लद्दाख है और साउथ में आपको ये पुंछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम, इस पर रुक जाओ आप। तो 740 किलोमीटर एलओसी की अगर अप्रॉक्स लेंथ की बात की जाए तो एलओसी की जो अप्रॉक्स लेंथ जो है वो कितनी है, 740 किलोमीटर है। अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1949 को क्या होता है कि आपको जैसे ही पता है कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का डोगरा रूल चल रहा था। जनवरी 1 1949 को क्या हुआ कि इन्होंने अपने पद से मतलब कि साइड कर लिया, अपने पद को त्याग दिया और किसके फेवर में, अपने बेटे जिनका नाम था डॉक्टर युवराज करण सिंह ऑन जून 20 1949। मतलब कि ये वहाँ के अब राजा बन गए, मतलब कि अब इन्होंने सिंहासन को संभाल लिया। ठीक है, अब ये था कि अब डोगरा रूल अगर आपको पूछा जाता कि हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर की अगर मैं बात करूं तो महाराजा हरि सिंह आते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने 1000 बार अपने एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में डिफरेंट जो भी एग्जाम्स इनके होते हैं, ठीक है, उसमें पूछा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑन 1 मई 1951 को डॉक्टर युवराज करण सिंह ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, क्योंकि अब तो वो जम्मू कश्मीर के हेड थे। उन्होंने बोला कि अब जम्मू कश्मीर में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस होंगी। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेएनके में स्टेट में क्या होता है, असेंबली की इलेक्शन होती है 1951। अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन कब हुई, 1951 में हुई। कब, अगस्त सितंबर के मंथ में। इसमें आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी एक ही पार्टी आपको देखने को मिल रही थी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी वो आज भी है। 75 आउट ऑफ 75 सीट्स इन्होंने क्या किया, वन कर ली। मतलब कि ये पार्टी जो थी जीत जाती है। प्रजा परिषद बायकॉट द इलेक्शन। प्रजा परिषद जो है एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने क्या किया, इस इलेक्शन का बायकॉट करना शुरू कर दिया। क्यों किया, उसका रीजन जानते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जाता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेएनके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये कब कन्वेंट की गई। तो आप देख सकते हो अक्टूबर 31 1951 को कन्वेंट की गई। और उसके बाद यहाँ पे जेकेएनसी के बारे में भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी ये फॉर्म कब हुई, 15 अक्टूबर 1932 में। किसके द्वारा,
ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज रीनेम्ड ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि इसके मतलब कि JKNC का पहला पुराना नाम हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका पुराना नाम था, जिसको रीनेम कर दिया गया कब? जून 11 1939। और ये फाउंडर इसके अगर पूछे जाएं तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी हैं। ओके। अब प्रजा परिषद के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होती हैं उसका बायकॉट कर दी है। 1947 में इसकी फाउंडेशन होती है। बलराज मधोक ऑर्गेनाइजर थे इस पार्टी के। हरी वजीर फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। और अदर लीडर अगर हम बात करें तो प्रेमनाथ तोगरा थे। और उसके बाद फाउंडेड बाय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS भी इनके द्वारा किया गया था। और एक्टिविस्ट इसके कौन थे? बलराज मधोक जो थे इनके एक्टिविस्ट थे, याद रखना। RSS के फाउंडर कौन थे? एक्टिविस्ट कौन थे? बलराज मधोक थे, ठीक है। और इनके द्वारा ही ये RSS फाउंड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या किया गया? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जम्मू कश्मीर का, इंटरिम गवर्नमेंट का। कब? मार्च 5 1914। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जम्मू कश्मीर के JNK के, तो वो थे महरचंद महाजन, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था उसके लेक्चर नंबर 1 में। अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट करती है डॉक्टर करण सिंह एज द फर्स्ट सदरी रियासत। सदरी रियासत क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे ये हेड रहेगा स्टेट का। कब? अगस्त 1952 को इनको अपॉइंट किया गया। किसका? फर्स्ट सदरी रियासत कौन था? डॉक्टर करण सिंह, ठीक है, युवराज करण सिंह। फिर आपको पता है सदर रियासत को चेंज कर दिया गया। एक अमेंडमेंट होती है 6th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन JNK की, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आ जाइएगा यहाँ पे। डॉक्टर करण सिंह, चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे। डॉक्टर करण सिंह जो थे वो क्या हुए थे? चलो मैं बता ही देता हूँ, इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो 6th अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन JNK की, जिसमें कब होती है? 30 मार्च 1965। और इसका ये डेट भी बताया जाता है, ठीक है। और 1965 ही रखिएगा। इस टाइम में क्या होता है? 6th अमेंडमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि सदर रियासत की जो पोजीशन थी उसको चेंज करके किस में लाया जाता है? गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी उसको CM ऑफ JNK कर दिया गया, ठीक है। ये पोजीशन चेंज हुई थी इस अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। अब 1953 को क्या होता है? अगस्त को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और उनको क्या किया गया? डिसमिस कर दिया गया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो कुछ सीक्रेट जो थे वो पाकिस्तान के साथ रिवील कर रहे थे। तो उन दौरान उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनके जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो नहीं करे। उसी दौरान ये कुछ उनकी जो लॉस्ट द कॉन्फिडेंस था जो उनका रहा, उसकी बीच में उनको क्या किया जाता है? वहाँ से निकाल दिया जाता है और उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको इम्प्रिजन किया जाता है। जब उनको इम्प्रिजन किया जा रहा था तो जो उनके अगर हम बात करें फॉलोअर्स थे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जम्मू कश्मीर में। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर JNK को देखने को मिलेंगे 1953 में, ठीक है। 70 इंडिविजुअल्स वर किल्ड इन द प्रोटेस्ट अलोंग विद द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अरेस्ट। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया जा रहा था, 70 से ज़्यादा लोग जो हैं उस प्रोटेस्ट में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो मारे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कब अरेस्ट किया गया, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत टाइम जो है वो अरेस्ट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो JNK की थी, वोटेड रेटिफाइड द स्टेट असेशन टू इंडिया February 6 1954। इस डेट को याद रख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब वोटेड रेटिफाइड किया कि स्टेट का सेशन रहेगा इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का। ये इवेंट जो आया था 1952 दिल्ली एग्रीमेंट के बाद आया था। वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑलरेडी बाई द स्टेट पोजीशन विद द इंडियन यूनियन। मतलब कि ये पार्ट हमें बताता था कि जो है स्टेट पोजीशन है वो इंडिया के साथ रहेगी, इंडिया के साथ रहेगा हमारा जम्मू कश्मीर। पर इसमें भी कुछ चीज़ें जो थी हमें चेंज होती हुई दिख रही थी। अब सबसे पहले अपना यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर नोट्स बना रहे हो तो पहले इसको नोट करना। अक्टूबर 17 1947 को क्या होता है कि आर्टिकल 370 नाम का एक आर्टिकल था इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब JNK का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग JNK इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया एज वन ऑफ द स्टेटस अंडर आर्टिकल 1 एक्सेप्ट आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 को छोड़ के JNK एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि JNK का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल अलग था
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अलग था, सिवाय आर्टिकल 1 को छोड़ के और आर्टिकल 370 को छोड़ के पूरा आर्टिकल अलग था। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई आईपीसी की सेशन जो इंडिया है तो वहाँ पे कौन सी चल रही थी, आरपीसी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो था डोगरा रूल जो था उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ये सेटअप किया जा रहा था सारा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट पे, जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सबसे पहले अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का उसको कब अडॉप्ट किया गया, 17 नवंबर 1956 में। और विच स्टेटेड द जेएनके वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंटीग्रल पार्ट बताता है इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्ड इनटू फोर्स इनैक्ट में कब लाया गया, आज के दिन 26 जनवरी 1957 में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम मतलब जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट फोर्स में लाया गया था जिस दिन इंडिया का, उसी डेट पे, पर 1957 में। इंडिया का कब लाया गया था, 1950 में। अब 370 था क्या, 370 आर्टिकल जो था अलाउ द स्टेट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। 370 आर्टिकल जो था अब ये अपना जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता था, अपना फ्लैग देता था, लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉस, कुछ कुछ ही इंडिया के लॉस को ये फॉलो करता था। आर्टिकल 370 जो था उसको ड्राफ्टेड करने वाला कौन था, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम में पूछा, गोपाल सबामी अयंगर। और आर्टिकल 370 को 306 ए के आर्टिकल से नाम से भी जानते हैं, याद रखना, इस नाम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेना। इंडियन पार्लियामेंट लॉस अप्लाइड ओनली इन एरियाज, इंडियन पार्लियामेंट सिर्फ अपने जो लॉज थी वो अप्लाई कर सकती थी डिफेंस के एरिया में, फॉरेन अफेयर्स में और कम्युनिकेशन के एरियाज में, सिर्फ ये लॉज अपने अप्लाई कर सकती थी। बाकी के जो लॉ थे जम्मू कश्मीर अपने खुद देखता था। अब जो यहाँ के लोग थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप था, इंडिया का भी था और जेएनके का भी था। कहने का मतलब स्टेट सब्जेक्ट भी उनके पास था और मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप थी उनके पास, इंडिया के भी वो पार्ट था और जम्मू कश्मीर के भी वो लोग थे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट वर बियर्ड फ्रॉम द वोइंग द लैंड इन जेएनके, जो नॉन रेजिडेंट थे, मानो कि कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, तो इन लोगों को यहाँ पे लैंड लेने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था, मतलब कि अलाउ नहीं था इनको। क्या अभी है, अभी हाँ है, उन लोगों को है जो कि यहाँ पे कुछ जो पॉलिसी थी, जो प्रोटोकॉल्स जो लोग फॉलो करते थे उनके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे वही कर सकते थे लैंड। अब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 जो ए है इसमें देख लीजिएगा, ये आर्टिकल कब आया, ये आर्टिकल 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू आता है। अंडर आर्टिकल 370 ग्रांटिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव को पावर देता है टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग होंगे उनको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट माना जाएगा। एंड वेस्टो द राइट्स प्रॉपर्टी जॉब और एजुकेशन, मतलब कि उनका राइट्स रहेगा इन चीज़ों पे। दे एक्सक्लूसिवली हेल्ड स्ट्रीमिंग फ्रॉम 1927 स्टेट सब्जेक्ट लॉस रिस्ट्रिक्टिंग नॉन रेजिडेंट, मतलब कि जिन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही लोग क्या माना जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंट माने जाएंगे जम्मू कश्मीर के। उस टाइम 1927 से ये बात थी कि जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट हो। तो ये स्टेट सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट किसने दिया, बाय महाराजा हरि सिंह ने। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये हिस्ट्री में आ जाएगा आपका, जो पहले वाली हिस्ट्री है ना आप पढ़ोगे 1927 वो उसमें आता है, क्योंकि हम 46 के आगे की पढ़ रहे हैं। अब ये इलेक्शन वाला दौर आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्शन हेल्ड होती है जेएनके में और बस वो पहली इलेक्शन याद रखनी है। ठीक है, 24 टू मार्च 1957 में फिर से इलेक्शन होती है, जहाँ पे हमें जेकेएनसी हमें देखती मिलती है कि 68 उसने सीटें वॉन करी हैं, और जहाँ पे प्रजा परिषद जो थी उसने 5 सीट्स को जीता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिलीज़ किया जाता है 8 जनवरी 1958 को, और री अरेस्ट किया जाता है 29 अप्रैल 1958 को। रीज़न नहीं पता, रीज़न को आपने जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है आप उसको देखते रहिए। अब यहाँ पे भी बोला गया कि इलेक्शंस फिर से जम्मू कश्मीर में होती है 1962 को। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 70 सीट्स इस बार ले जाती है। प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद रिजाइंड, इस टाइम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद रिज़ाइन कर लेते हैं अक्टूबर 1963 को। ख्वाजा शामुद्दीन, आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पे याद रखना डेट इसकी। ख्वाजा शामुद्दीन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट, वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाता है अक्टूबर 1963, और रिज़ाइन ये भी रिज़ाइन कर लेते हैं 1964 को। मतलब कि यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने भी रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद ख्वाजा शामुद्दीन ने भी कर लिया। अब नेक्स्ट आती है कश्मीर कंस्पायरेसी केस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कश्मीर कंस्पायरेसी केस क्या था, ये केस फिल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसके अगेंस्ट था ये, शेख अब्दुल्ला एंड मिर्ज़ा अफजल बेगम इन और विद 22 अदर्स।
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ था, मिर्ज़ा अफजल बेगम और 22 अदर्स लोग जो थे इनके फॉलोअर्स थे, उनके खिलाफ ये केस जो है फाइल किया जाता है। केस फ्रेम किया जाता है 1958 को, ट्रायल विगन इसका स्टार्ट होता है 1959 से, ठीक है। और इस केस को वाज विड्रॉन 1964 को इसको विड्रॉ कर दिया जाता है। कॉजेज़ क्या था, इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी कि मोहम्मद शेख अब्दुल्ला का जो अरेस्ट होना बार बार जो था वो ये था कि वो कश्मीर को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे। वो जम्मू को नहीं, सिर्फ कश्मीर को ही अलग मतलब करना चाहते थे। या तो उनकी ये थी कि वो पाकिस्तान के साथ इसको ज्वाइन करना चाहते थे, यहाँ तो इनका ये था कि वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट नेशन देना चाहता है। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कश्मीर को ही क्या करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट नेशन। तो पहले हमने जब देखा उनको फर्स्ट अरेस्ट किया जाता है तो वो कुछ सीक्रेट थे जो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे, उसकी वजह से उनको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब गुलाम मोहम्मद सादिक जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया जाता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन्स ऑन अप्रैल 8 1964। यहाँ पे देख सकते हो कश्मीर कंस्पायरेसी केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये केस कब फ्रेम हुआ, 1958 को। इसका ट्रायल 1959 में बिगन हुआ। 1964 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिलीज़ किया जाता है इस केस के द्वारा। अब क्या हुआ कि मई 965 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड न्यू दिल्ली आफ्टर रिटर्निंग ए ट्रिप फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से वो आ रहे थे तो वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 6th अमेंडमेंट थी, वेंट इफेक्ट ऑन द मई 30 1965। एक्सपेक्ट द सेक्शन 147 नॉन चेंज। 147 सेक्शन चेंज नहीं हुई थी। याद रखना कि जब 6th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर की, क्या चेंजेस हुई थी और कौन सी सेक्शन चेंज नहीं हुई थी, ये याद रखना। पोजीशन कुछ चेंज कर दी गई थी, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि उस पोजीशन जो थी वो चेंज हुई। प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया, किसमें, चीफ मिनिस्टर में। और सदर रियासत का जो कंसेप्ट था वो गवर्नर ऑफ द स्टेट बना दिया गया। लास्ट सदर रियासत हमारे कौन थे, युवराज करण सिंह थे। और पहले गवर्नर जो बने हमारे कौन से बने, डॉक्टर करण सिंह बने। और JKNC को मर्ज कर दिया किसमें, INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। INC में इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और 6/6/1965 को, ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब सेकेंड वार, नहीं देखो, आपको ना ये पूछा जा सकता है कि भाई पहली बार कब हुई इंडिया पाकिस्तान की, 1947। सेकेंड वार कब होती है, उसकी इंडिया और पाकिस्तान की सेकेंड जो वार थी, इंडो पाक वार थी, वो आपकी 5 अगस्त 1965 को ये वार होती है। 1965 को ये वार होती है। पर इससे पहले ना ये वार पाकिस्तान ने इंडिया पे क्यों की, क्योंकि उनको 1962 में ना इंडिया और चाइना की वार हो चुकी थी, जिसमें अक्साई चीन जो था वो उनका पार्ट बनाया गया। वो कैसे किया, इससे मतलब ये जाहिर होता है कि हमें 65 से पहले हमें 62 में जाना पड़ेगा, ठीक है। 62 में हमें जाना पड़ेगा ताकि हमें आगे का पता चले, सॉरी पीछे का पता चले, तो तभी तो हमें आगे का पता चल पाएगा कि पाकिस्तान ने क्यों इंडिया पे हमला किया 1965 को, रीज़न क्या था, उसको जानेंगे। तो 1962 की हम बात कर रहे थे, तो 1962 पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 1962 पे हम पहुँच चुके हैं। तो 1962 में क्या हुआ, इंडिया और चाइना की एक वार होती है, साइनो इंडियन वार के नाम से जानी जाती है, जिसको बोलते हैं। ये रीज़न क्या था इस वार को होने का, बिगेस्ट काज क्या था इस वार का, अनसेटल्ड बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में अनसेटल्ड बॉर्डर है, उसका डिस्प्यूट लेके ये खड़ा हुआ कि क्या अक्साई चीन जो वेस्ट में है और तवांग अरुणाचल ईस्ट में है। कहने का मतलब कि भाई अक्साई चीन कहाँ पे, चाइना के वेस्ट, सॉरी अक्साई चीन कहाँ पे, वेस्ट वाली साइड इंडिया के पार्ट में, और ईस्ट वाली तवांग अरुणाचल वाला जो एरिया था उसको लेके ये डिस्प्यूट क्रिएट होता है, ठीक है। चाइना ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, देखो सबसे पहले ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने ऑक्यूपेशन कब किया, तिब्बत रीजन के ऊपर। तिब्बत जो रीजन था इसमें कब चाइना ने ऑक्यूपेशन किया, मतलब चाइना ने तिब्बत को कब अपना पार्ट बनाया, 1950 को। 14 दलाई लामा उस टाइम के थे। दलाई लामा का नाम मतलब होता है कि गुरु, तिब्बत के गुरु, बुद्धिज्म के गुरु थे वो, ठीक है। 14 दलाई लामा जो थे तिब्बत से कब अराइव किए गए इंडिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। 1959 को ये कहाँ पे आते हैं, हमारे इंडिया में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं, क्यों इसलिए आते हैं क्योंकि जो तिब्बत जो था वो कवर कर लिया था किसने, चाइना ने अपने अंडर कर लिया था। 1959 को दलाई लामा जो थे तिब्बत के जो गुरु थे, जैसे गुरु ही बोलूँगा मैं दलाई लामा को, क्योंकि उनकी भाषा में दलाई लामा जो है गुरु को दर्जा दिया जाता है, ठीक है।
1959 को वो भारत आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उनको पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड किया, सेफ जगह उनको प्रोवाइड करी ताकि उनको वो सेफ रख सकें। तो ये किसके द्वारा की गई थी? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ था कि 1954 को, मैं आप बोलोगे कि हम 54 62 से 54 क्यों पहुंच गए, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पंचशील एग्रीमेंट के बारे में तो आपने सुना होगा। ये पंचशील एग्रीमेंट जो था साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954। ये 5 प्रिंसिपल थे जिनको इनको फॉलो करना था, किसके? इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट जो साइन हुआ था। ठीक है, स्लोगन इनका था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई इनका स्लोगन था। साइन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच में ये साइन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1954 को। और इंडिया और चाइना के बीच में होता है। प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू और चाउ इन लाई के बीच में। इनके कुछ 5 प्रिंसिपल थे। क्या प्रिंसिपल थे इनका? प्रिंसिपल ये था पहला कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए, मतलब कि शांति बनाए रखना दोनों देशों के बीच में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाए रखना दोनों देशों के बीच में। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है। नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रखनी है। इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट रखने हैं। ये सभी मतलब दोनों देशों ने अपने बीच में बरकरार रखनी है। ठीक है, अब सीधा यहाँ पे बात करते हैं। तो ये वार जो थी, ये मैंने आपको बता दिया 1962 की जो वार थी वो क्यों हुई थी, वो किस वजह से हुई थी? बिगेस्ट डिस्प्यूट जो था, अनसेटल्ड बॉर्डर जो था इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में चलता हूँ सीधा उसके ऊपर। ये मैप सही रहेगा, ये मैप सही रहेगा। ठीक है, ये मैप बिल्कुल सही रहेगा। अब इसको ना आप नोट भी कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने आपको बोला, ये वार 1962 वाली क्यों हुई थी? 1962 वाली वार ये इसलिए हुई थी, ये वाला जो यहाँ पे एक मिनट में लद्दाख को देख लूँ। ये वाला पोर्शन मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और यहाँ का जो इस साइड का पोर्शन जो था वो अरुणाचल में आता है, तवांग, मतलब कि अक्साई चीन वाला पार्ट और तवांग वाला पार्ट जो था। ठीक है, इसको लेके ये था। ठीक है, इसको लेके ये था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जेएनके धीरे धीरे घट रहा था। भाई ये तो पाकिस्तान ऑलरेडी ले गया था, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन तो पाकिस्तान अपने पास कर गया था पीओके का नाम लेके। ठीक है, तो अब हमारे पास लद्दाख बचा है और ये अक्साई चीन भी अब जाने वाला है। 1962 की वार में ये हमारा अक्साई चीन का जो पार्ट था, ये लद्दाख का जो पार्ट था, इसको कौन लेके चला गया? चाइना लेके चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्साई चीन का जो एरिया है, आप कितना 37,244 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसको कंट्रोल करता है चाइना, बट डिस्प्यूटेड बाय इंडिया। याद रखना कि जो एलओसी है ना, वो डिमार्केटेड है, वो एक लाइन ड्रॉ है एलओसी, पर एलएसी जो है वो ड्रॉ नहीं है। लाइन जो इसके बीच में अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में, इंडिया के बीच में जो लाइन है, उसको हम एलएसी के नाम से जानते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है, उसको हम एलएसी के नाम से, मतलब कि अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में जो लाइन है ना, उसको एलएसी के नाम से जानते हैं। वैसे तो जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम तो अलग ही है। अब याद रखना, ये जो सक्शम वैली थी ना, ये वाला पोर्शन था, ये तो था किसके पास? पाकिस्तान वालों के पास। इन्होंने क्या किया, पागलों ने, पाकिस्तान वालों ने क्या किया, चाइना को ये गिफ्ट कर दिया। चाइना को 1963 में क्या करते हैं, ये गिफ्ट करते हैं, जिसका एरिया आप देख सकते हो 6993 किलोमीटर स्क्वायर है। शक्जम ट्रैक, जो शक्जम वैली जिसको नाम बोलते हैं, ये वाला पोर्ट था, किसको दे दिया? किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। किसने? पाकिस्तान ने। कब दिया? 1963 को दिया। अब ये जो आपको ट्राइंगल की शेप में थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो हमारा अपना है, हमारा हमारे अगर इंडिया की बात करें तो उनका है। जम्मू कश्मीर का तो नहीं है, बट लद्दाख में लाई करता है। तो सबसे हाईएस्ट ये एशिया का अगर हम बात करें तो हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जिसको नाम से हम जानते हैं। याद रहेगा ये चीज़ें। अब हमारे पास इंडिया कितना सा बचा है? हमारे पास जेएनके जो है वो कितना सा बचा है? बस अब इतना सा रह चुका है। अब आपको पता है जब 2 यूनियन टेरिटरी बनी तो हमारे पास सिर्फ इतना सब है, बस इतना सा अब कश्मीर है, इसको भी ले जाने की बात चल रही है। ठीक है, इसको भी ले जाने की बात चल रही है, पर ये तो जो है पाकिस्तान को इतनी आसानी से तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आसानी से क्या, कभी लाइफ में तो मिल ही नहीं सकती। ठीक है, चलते हैं। पाकिस्तान को क्या लगा? पाकिस्तान को ये लगा 1962 की वार जो है वो हार गया था। ठीक है, इंडिया हार गया था। तो ये जो तभी तो जो अक्साई चीन वाला पार्ट जो था, अक्साई जो पार्ट था,
हमारे जम्मू कश्मीर का, उसको किसने ले लिया, चाइना ने अपने अंडर कर लिया, ठीक है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और इसके बीच में जो डिमार्केटेड लाइन नहीं है वो याद रखना, वो ऐसी ही लाइन है जिसको हम LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो कि अक्साई चीन और इंडिया के बीच में है, ठीक है, इतना याद रखो। सेकेंड इंडो पाक वार जो थी वो आपकी 5 अगस्त 1965 में होती है, जब पाकिस्तान वालों को पता चला कि यार इंडिया बिल्कुल हार चुका है चाइना से, तो यही सही टाइम है कश्मीर को अपने अंडर करने का। तो उन्होंने क्या कर दिया, इंडो पाक वार कर दी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की वार फिर से शुरू होगी, क्योंकि उनको ये चीज़ चला कि भाई अब वीक हो गया। देखो जब किसी की लड़ाई होती है ना तो बोलते हैं चलती ये तो अब काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, इनके पास हो सकता है कि स्ट्रेंथ ना बची हो, ठीक है, इकानमी डाउन चली गई हो, तो हम भी अपना मतलब कि जोर लगा लेते हैं, कश्मीर हो सकता है हमारे हाथ आ जाए। तो कश्मीर का ही डिस्प्यूट था सेकंड इंडिया और पाक की वार में। पाकिस्तान ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च करा, ऑपरेशन गिब्राल्टर, बट फेल्ड। ये ऑपरेशन जो था इनका कामयाब नहीं हुआ। तो सेंडिंग इन्फ्लेटर्स इनटू जम्मू कश्मीर, तो ये क्या हुआ कि सेंडिंग इन्फ्लेटर्स जो थे वो जम्मू कश्मीर में भेजे गए। देखो ज़रा कौन यहाँ पे जो है, इन्फ्लेटर्स का मतलब हो गया कि ऐसे लोगों को भेजा, ऐसी आर्मी को भेजा गया जो कि इन्फ्लेट कर रहे थे। जैसे अभी पहलगाम में अटैक हुआ था तो वहाँ पे भी इन्फ्लेट्रेशन चल रही थी, कि देख रहे थे, मतलब ढूंढना, टेररिस्ट को ढूंढना जो कि बाहर से था, उसको चीज़ को मतलब ख़त्म करना है, उसको टेररिज्म को ख़त्म करना। 1 सितंबर 1965 पाकिस्तान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च करता है। कब, देखो पहले उसने गिब्राल्टर लॉन्च किया, वो फेल हो गया। अब 1 सितंबर 1965 को वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन्च करता है, बिगिनिंग अ फुल स्केल फाइटिंग बिटवीन दी आर्मीज। गोल था कि कैप्टन अखनूर ब्रिज, वो उनका गोल ये था कि यार अखनूर ब्रिज को कट करना है, ठीक है, अखनूर ब्रिज को कैप्चर करना है, सीधी सी बात, कैप्चर करना है और कट करनी है इंडिया की सप्लाई टू कश्मीर। इंडिया की सप्लाई जो है वो कश्मीर से हमने कट करनी है, ताकि हम कश्मीर को अपने अंडर कर सकें। सितंबर 5 1965 को क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ट्रूप्स लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट द पाकिस्तानी ट्रूप्स। 1965 को जब 5 सितंबर आया, उस दिन क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने जो आर्मी कमांडोज थे उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट फैला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सितंबर 1965 को क्या हुआ कि चाइना ने सपोर्ट दिखाई थी कश्मीर के लोगों के लिए स्ट्रगल में, ठीक है। तो ये याद रखना, 1965 की वार में भी क्या हो गया था, ये फेल हो गई थी वार, ये ज़्यादा देर तक नहीं चली थी, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे आते हैं कि इंडो पाक वार का एंड जो होता वो 1965 में ख़त्म होता है। पार्टीज एग्री टू सीज फायर, पार्टीज मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो गए थे इन 22 सितंबर 1965 को, ये वार जो थी ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान साइन सोवियत यूनियन मेडिटेट, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान के बीच में ये तशकंत डिक्लेरेशन, ठीक है, तशकंत डिक्लेरेशन साइन किया गया था, किसके बीच में, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में, सोवियत यूनियन द्वारा ये साइन करवाया गया था। ये याद रखना, इस वार में देख लेना कितने लोगों की जाने गई थी और कितने लोग जो थे बेघर हो गए थे, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए थे। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 1965 की तक वार हम कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा, यार मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक रीड करे हैं JK SSB के, तो मुझे नहीं लगेगा कि भाई इससे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जा सकता है, सॉरी आउट ऑफ दिस लेक्चर क्वेश्चन जा सकता है। तो मैंने जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे बीच बीच में मैं आपको बताता जा रहा था कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। थोड़ा बहुत ना हम यहाँ पे इंडिया का पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं अपने उस मैप पे जाता हूँ, जो मैंने मैप यहाँ पे बनाया है, वो भी आपको एक बात दिखा, अगर आपने पहले की पढ़ी है तो कोई बात नहीं। अब LAC वाला जो रीज़न है ना, LAC की लेंथ जो है उसको चाइना बोलता है कि वो 2000 किलोमीटर है, और इंडिया के व्यू से वो 3488 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब कौन सच है कौन झूठा है, इस चीज़ का अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। बस आप इस चीज़ को रखिएगा, जो एक LAC है ये एक डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है, डिमार्केटेड नहीं है, और ये जो लाइन है डिमार्केटेड है। और ये LOC जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आज़ाद कश्मीर, POK, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये PDF जो है आपको पूरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और तब तक देखो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, जब तक आप ये मेरी आवाज़ में, जैसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप मेरी आवाज़ में नहीं समझोगे तो आपको इन नोट्स के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया चलेगा पता। अगर आपने पहले के कहीं से पढ़े हैं तो हो सकता है फिर आपको ये समझ आना शुरू हो जाए। अभी हमारे कितने लेक्चर हुए, हमारे 2 लेक्चर हुए हैं, तो ये अभी तक मैं कह सकता हूँ कि 2 लेक्चर हो सकते हैं इसके और हो जाएँ, या तो हो सकता है कि एक ही लेक्चर में काम हो जाए।
तो मेरे ख्याल में मुझे एक ही लेक्चर में इसको आगे क्लोज कर देना चाहिए, आगे इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 3 लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर 1947 में क्या हुआ तो वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारी JNK की जो MCQ सीरीज़ है वो भी चल रही है, तो उसको भी आप सपोर्ट करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।